वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे हम दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में और जानेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत कितने 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 देश शामिल हैं। ये भी जानेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीतिक दशाएं किस प्रकार से हैं। साथ ही साथ बात करेंगे एशिया में सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से है, मतलब जो एशिया, कौन सी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है इनमें जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रमुख कृषि फसलों पर। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के सड़क परिवहन पर। उसके बाद में चर्चा करेंगे म्यांमार की प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी पर। उसके बाद में बात करेंगे कि म्यांमार की कृषि किस प्रकार से होती है। उसके बाद में थाईलैंड के कितने भौगोलिक प्रदेश हैं उन पर चर्चा करेंगे। कोरात के पठार पर टिप्पणियाँ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में थाईलैंड के उद्योग धंधों पर प्रकाश आपको डालना पड़ेगा इस वीडियो के अंतर्गत। मलेशिया के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करनी है। मलेशिया की जलवायु का वर्णन हम देखेंगे। उसके बाद में इंडोनेशिया ने, जिसको इंडोनेशिया बोला जाता है, इसके खनिज संसाधन पर हमको टिप्पणी करनी है। और इंडोनेशिया की कृषि किस प्रकार से होती है। इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो में एक ही वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो को आपको छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। और वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जी कमेंट वगैरह करके आप बता सकते हो कि किस प्रकार से वीडियो है और वीडियो में क्या कमी आ रही है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। इन सभी को आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि जो है जो बुराइयां हैं उनको अच्छाई में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। देखिए जो प्रश्न है आपका 16वां नंबर, मतलब 15 नंबर से पहले हमने बता चुका हूँ, मतलब कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत वहीं से स्टार्ट करवाया हमने। कौन सा ये 16वां नंबर प्रश्न। आइए बात करते हैं। तो 15 प्रश्न आपके होंगे और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो संक्षिप्त परिचय है इसको देना है आपको। इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हो बड़े आराम से। संक्षिप्त परिचय मीन्स क्या होता है कि उसमें कितने देश शामिल हैं और जनसंख्या का क्या क्या वितरण है, मानव प्रजाति किस प्रकार से है, ठीक, इन सभी चीज, इसका क्षेत्रफल कितना है, इन सभी चीज़ों पर आप चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया दोस्तों मानव प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है, जबकि सांस्कृतिक रूप से यह भारत से अत्यधिक निकटता रखता है। तो जब ये जो देश है इनमें शामिल, यानी दक्षिण पूर्व एशिया, ये भारत के निकट है अधिकतर। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का प्रभाव इन पर पड़ता है। और अगर प्रजातीय हिसाब से देखा जाए, चेहरे की बनावट के हिसाब से, नाक उनकी कैसी है, उनके बाल कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है, ठीक, उनका कपाल कैसा है, तो इन प्रकार से देखा जाए तो चाइना से रिलेट करते हैं लोग। जैसे म्यांमार के लोग अपने इंडिया के कुछ लोग, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि जो राज्य हैं, इन राज्य के जब आप लोगों को देखेंगे तो लगेगा कि ये चाइना के हैं। क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ की जो प्रजातीय जो विविधता है, यानी जो प्रजातीय वर्गीकरण है, तो वो चाइना के से रिलेट करता है। मतलब चाइना के लोगों, मतलब के हिसाब से है, मतलब उनका जो है, जैसे चाइना के लोग होते हैं तो इनकी जो प्रजातीय भिन्नता है वो भारतीय संस्कृति की ही है। लेकिन उनकी जो है सांस्कृतिक चेतना देखी जाए उनकी, तो भारत के नज़दीक है। लेकिन जब प्रजातीय जो है चेतना देखते हैं तो वो चाइना के निकट हमको देखने को मिलती है। ठीक, अब हम बात करेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे यहीं पे कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो कितना है। संपूर्ण क्षेत्रफल तो वो है आपका इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 मिनट, कितना, 4500 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे आपको दशमलव दिख रहा होगा। 4500 वर्ग किलोमीटर है लगभग। अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये पड़ जाता है आपका जो है 1700 वर्ग मील। तो इतनी कम जो है
4500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दक्षिणी पूर्वी एशिया का, कुल मिलाकर के देखा जाए तो, जिसको अगर हम मील में कहें तो 1700 मील जो है 1700 वर्ग मील है। और हमने बताया था कि वर्ग मीन्स क्या होता है आपको अगले वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ जनसंख्या की मैं बात करूँ तो जनसंख्या आपकी लगभग जो है 2012 और 13 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इकाई दुहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ 61 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ की है। तो 61 करोड़ जनसंख्या किस ईयर के अकॉर्डिंग है, मतलब किस ईयर की जनगणना के अकॉर्डिंग है, 2012 और 13 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ अगर मैं बात करूँ घनत्व की, मानी जनसंख्या घनत्व की, मतलब सघन घनत्व मीन्स होता है सघनता, डेंसिटी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो किस प्रकार से लोग रहते हैं, जनसंख्या का वितरण 1 वर्ग किलोमीटर में किस प्रकार से इसी को घनत्व बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो एक 351 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग मील में रहते हैं, और जो है 135.6 व्यक्ति, मतलब 135 आप बोल सकते हो, 136 बोल सकते हो कि मतलब 136 लोग जो है 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। 1 किलोमीटर वर्ग का हम अगर वर्ग बनाते हैं 1 किलोमीटर का, एक किलोमीटर की जो है ये रेखाएं लेंगे और इसके बीच में लगभग आपका जो है कितने लोग रहते हैं, तो 135 लोग। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। और बात करते हैं हम दक्षिण पूर्वी एशिया में लगभग 11 देश है दोस्तों, और वो 11 देश कौन कौन से हैं, उनमें आपका ब्रुनई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम। जिनमें इम्पोर्टेंट आपके अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, सिंगापुर और थाईलैंड तथा वियतनाम बड़े ही महत्वपूर्ण राज्य हैं। जबकि इन सभी को भी पढ़ना है, ब्रुनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, ठीक, लाओस, ये सब भी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है या फिर आपको केवल पास होने के लिए पढ़ना है, तो अगर आप इन राज्यों को पढ़ लेंगे, मलेशिया, म्यांमार, ठीक, उसके बाद में आप पढ़ेंगे इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इन सभी को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि आप पास जो है नहीं होगी, आप बड़े आराम से पास हो सकते हैं अगर इन्हीं राज्यों के बारे में, इन्हीं मतलब देशों के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो गई तो। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालिए। अब ध्यान देने योग्य यहाँ पे बात यह है कि राजनीतिक दशा होती कैसी है, राजनीतिक दशा क्या होती है, इस आंसर के माध्यम से हम समझेंगे भी। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से थाईलैंड को छोड़कर इस प्रदेश के सभी देश पश्चिमी देश के उपनिवेश रहे हैं। मतलब अगर थाईलैंड को छोड़ दिया जाए तो पश्चिमी देश के, यानी पश्चिमी देश जो इंग्लैंड वगैरह फ्रांस हैं, ठीक, इन सभी के द्वारा उपनिवेशित राज्य जो हैं सारे के सारे हैं। मतलब ये कि उपनिवेश मीन्स होता है, भारत भी किसी ज़माने में उपनिवेश था किसका, तो इंग्लैंड वालों का था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था भारत। मतलब ये कि जो ये ब्रिटेन वगैरह से जो कंपनियां आ रही थी उस समय के आसपास 1600 के आसपास, 1600 से लेकर के 1625-26 के आसपास जो है वो उन कंपनियों ने जो है धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया था, और प्रभुत्व जमा करके वो कंपनियां जो है हावी हो गई थी, मतलब हर एक देशों में। तो इंग्लैंड जो है उसमें फ्रांस है, उसके बाद में ठीक डच है, तो बहुत सारी जो ऐसी पुर्तगाल हैं, ठीक। तो ये इन सभी द्वारा इन सभी लोगों ने क्या किया था, जो है जहाँ पे बसने लगे वहीं पे फैक्ट्री लगे, वहाँ पे फिर शासन करने का जो है धीरे धीरे, जैसे एक होता नहीं कि आप पहले आप खड़े होने के लिए जगह ढूंढते हैं, उसके बाद में जब खड़े होने की जगह आपको मिल जाती है तो आप बैठना प्रारंभ कर देते हैं। जब बैठने के लिए जो है मिल जाती है जगह, तो आप लेटना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जो अंग्रेज वगैरह थे या फिर डच थे, ठीक, पुर्तगाली थे, स्पेनिश थे, ये सब क्या करते थे, इसी प्रकार से कंपनी खोलते थे, कंपनी के लिए परमिशन लेते थे, उसके बाद में वहाँ पे हथियाना चाहते थे वहाँ की सत्ता। ठीक, फिर धीरे धीरे करके वहाँ की सत्ता जो कंपनी चला रही थी उसके बाद धीरे धीरे सत्ता करके, जैसे इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में 1857 में सत्ता जो है डायरेक्ट वहाँ से चलने लगा था, इंडिया सॉरी इंग्लैंड के पार्लियामेंट से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उपनिवेश मीन्स ये होता है दोस्तों कि यानी कि जो किसी देश का गुलाम होना, और गुलाम के बाद में मतलब किसी गुलाम ना होना, लेकिन ऐसा ऐसा देश
जिस देश में शासन किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों का हो रहा हो, ठीक इस प्रकार से उपनिवेश। जैसे अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत कैसा देश था, तो उपनिवेशिक राष्ट्र था। अंग्रेजों के लिए भारत कैसा, उपनिवेशित है, ठीक उनका उपनिवेश है। तो इस प्रकार से तो लेकिन अगर थाईलैंड जो है नहीं था, बाकी जितने भी देश हैं आपके, जिनमें आपका जो है बुर्नोई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम, थाईलैंड नहीं था उपनिवेश, ठीक इन लोगों का। अगर मैं बात करूं देश, पश्चिमी देशों को उपनिवेश रहे हैं इतने सारे देश, विगत 40 वर्षों में ही इन्हें विदेशी शासन से मुक्ति मिली है। मतलब 40 वर्षों, अभी 40 वर्ष ही हुए हैं, इनमें किसी को 39 वर्ष पे, किसी को 38 पे, इस तरीके से मिले 40 वर्षों से में इन लोगों को क्या है, मुक्ति मिली है उपनिवेशता से। यह प्रदेश कई विदेशी शक्तियों का संघर्ष स्थल रहा है। म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर तथा ब्रुनेई ब्रिटिश के गुलाम थे। कौन कौन, म्यांमार हो गया, मलेशिया है, सिंगापुर और ब्रुनेई, ये ब्रिटिश के गुलाम थे, मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे। और इंडोनेशिया, डच और वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया फ्रेंच, मतलब इंडोनेशिया जो था वो डच लोगों का जो है स्थल था, डच लोग वहाँ पे जो है अपना शासन कर रहे थे इंडोनेशिया में। वियतनाम, लाओस और कंपूचिया में जो है आपका जो है फ्रेंच लोग शासन कर रहे थे। इन सभी के द्वारा उपनिवेश जो है किया जा चुका था इन सभी देशों को। इन देशों में औपनिवेशिक शासन हट जाने के बाद उत्पन्न शक्ति रिक्तता की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन द्वारा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास में ही हिंद चीन विशेषता वियतनाम में युद्ध छिड़ गया। एक और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रबल राष्ट्रीय भावना और दूसरी ओर नए प्रकार के क्षेत्रीय समायोजन के प्रयास में अन्य लघु स्तरीय देश जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया फिलीपींस के मध्य विवाद एवं परस्पर अविश्वास की भावना का भी उदय हुआ। ठीक इस प्रकार से आप इस उत्तर को संतुष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18वां नंबर प्रश्न क्या है कि एशिया में सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। मतलब एशिया में सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से है। तो दोस्तों एशिया के लगभग सभी क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा जो है गहन कृषि की जाती है। ठीक, सिंचाई द्वारा कृषि करना एशिया में आदिकालीन समाज ने शुरू किया है, जो है सिंचाई करना, सिंचाई के द्वारा कृषि करना जो है आदिकालीन से ही चला आ रहा है, मतलब प्राचीन काल से ही। फलतः यहाँ सिंचाई के अनेक साधन और विधियाँ भी प्रचलित हैं, जिनमें जैसे कि नदियों पर बांध बना करके सिंचाई करना, ठीक, या फिर भूमिगत जल से कुआं वगैरह नलकूप बना करके सिंचाई करना। ठीक, इस प्रकार से इन सभी विधियों और साधनों का प्रयोग करके यहाँ पे सिंचाई की जाती है मित्रों। और यहाँ का जो भौगोलिक परिवेश है इसके अनुसार कम या अधिक सभी देशों में जो है सिंचाई किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। जहाँ पे परिस्थितियाँ दूसरे प्रकार से, वहाँ पे दूसरे तरीके से, जैसे ठीक इस प्रकार से परिस्थितियों के अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति कहाँ किस प्रकार की है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सिंचाई करी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ 19 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। इस पर आपको प्रकाश डालना है और प्रकाश हमको डालना है। आइए देखते हैं। प्रकाश में ये प्रकाश नहीं कि टार्च, आप एक इंटर की कॉपी थी उसमें जो है जब पूछा गया कि प्रकाश डालिए इस बात पर, तो उन्होंने प्रकाश जो है टार्च बना करके और प्रकाश की रोशनी जो थी इस प्रकार से कर दी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको उसका जो वितरण है उसको बता देना है। वितरण में उसका कुछ डाटा आपको बताना पड़ेगा, इसी में जनसंख्या किस प्रकार से है। ठीक, आइए देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। तो संपूर्ण एशिया में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान रूप से पाया जाता है। यहाँ के जनसंख्या विवरण के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ऐसे भाग अधिक हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। इन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु की अनुकूलता है, उपजाऊ जलोढ़ समतल मैदान और धान की कृषि के कारण भोजन की सुगमता से इतनी अधिक जनसंख्या को आकृष्ट किया है। ये सभी भूखंड प्राचीन काल से ही मानव के लिए आकर्षक क्षेत्र बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे बहुत लोग आकर बसना चाहते हैं। जन बहुल देशों में भी जनसंख्या वितरण प्रतिरूप समान नहीं है। दक्षिणी पूर्वी एशिया यद्यपि अपेक्षाकृत कम जलवायु अनुकूल के कारण कम सघन बसा क्षेत्र है, लेकिन इरावदी नदी
जो है साल्वीन, मेकंग नदी घाटी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, कलिमंतन द्वीप और थाईलैंड की चाओ फ्राया घाटी सघन बसे हुए एरियाज हैं। सिंगापुर और जो है सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया में वितरण प्रतिरूप सामान्य है। मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, जो है वितरण जो है वो समान है। मतलब ये कि जो है जो यहाँ पे नदी घाटी वगैरह हैं वहाँ पे जो इसका जनसंख्या का वितरण है वो समान है, और नदी घाटियों में ज़्यादा जनसंख्या रहती है। उधर कम जनसंख्या है तो जन नदियों घाटियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं जो है कौन, तो वो लोग रहना अधिकतर पसंद करते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अगला कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्रमुख कृषि फसलों का वर्णन कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो प्रमुख कृषि फसल हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए बात करते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है कि मैं बात ना करके संपूर्ण एशिया को अगर देखूं तो संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में कृषि सर्वप्रधान आर्थिक कर्म है। मतलब यहाँ पे देखा जाए कृषि और इन सभी से लोगों की कहीं पे पशुपालन कहीं पे कृषि इत्यादि जो है भारी मात्रा में पाया जाता है। इस क्षेत्र में विशेषकर चावल और बागाती फसलों जैसे कि गन्ना हो गया, चाय हो गई, रबर और नारियल की प्रधानता पाई जाती है। आंतरिक पठारी क्षेत्रों में मित्रों आंतरिक पठारी क्षेत्रों में स्थानांतरणशील प्रारंभिक कृषि की जाती है। मतलब स्थानांतरणशील मतलब हमने बताया नहीं था कि स्थानांतरणशील कृषि क्या है, तो वही की जाती है। ये स्थानांतरणशील मीन्स होता है कि मान लिया एक स्थान पे जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके अलग स्थान पे जाते हैं और वहीं पे जो है दूसरी कृषि करते हैं, मतलब वहाँ पे कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में फिर जब वहाँ की जो मिट्टी है वो उसमें उपजाऊता कम हो जाती है तो फिर अलग स्थान पर चले जाते हैं। और इसी को जो है स्थानांतरणशील कृषि को काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये कि ये कृषि जो है जनजातीय लोग ही करते हैं, और जब जनजातीय लोग ही करते हैं यानी जो आदिवासी होते हैं जंगलों में जो रहते हैं, जब वही करते हैं तो उनको उनके पास उतना तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण वो क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं मित्रों, तो जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, जो झाड़ियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनको नष्ट करते हैं, उनको काटते हैं। ठीक, उनमें आग लगा देते हैं जिससे वो साफ हो जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, आग लगाने के बाद में जो है उसको साफ करने के बाद में ठीक वहाँ पे कृषि करते हैं। वन काटने का जो है कार्य जो है लोगों के ज़्यादा थोड़ा मतलब अलग अलग तरीके से होता है। तो वन कटान जो है इनसे भी होता है। स्थानांतरणशील कृषि के कारण हमने बताया था कि वन विनाश के प्रमुख कारण में तो क्या होता है कि जब वन काट लेते हैं, लकड़ियों मतलब जो है पेड़ पौधे काट लेते हैं तो वहाँ पे जो है एक एरिया जो है क्षेत्र खाली हो जाता है। मतलब एक जो है खेत रूप में बनाते हैं उसको, उसके बाद में उसमें कृषि करते हैं और जब तक खेत की उर्वरा शक्ति होती है तब तक वहाँ पे कृषि कर लेते हैं। उसके बाद में फिर अलग वो स्थान छोड़ करके अलग जा करके बसते हैं। वहाँ पे इसी तरीके से पेड़ वगैरह काटते हैं, उसके बाद में वहाँ पे कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से जब तक वहाँ पे कृषि के योग्य भूमि रहती है वहाँ पे भी कृषि करते हैं, नहीं तो छोड़ करके अलग चले जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। नदी घाटियों तथा समुद्र के तट के निकट धान प्रधान कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने पर चावल का निर्यात भी अधिक किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला 21 नंबर प्रश्न है आपका कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के सड़क परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सड़क परिवहन किस प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो सड़क परिवहन सर्वाधिक सुलभ परिवहन का माध्यम है। सड़क परिवहन सर्वाधिक दूरस्थ स्थानों तक स्थलीय संबंध जोड़ने का माध्यम है। प्राचीन मतलब ये कि जहाँ बहुत दूर दूर तक जो है क्या होता है, स्थल के माध्यम से हम जा सकते हैं, सड़क के माध्यम से, सड़क परिवहन से। ठीक, और नेक्स्ट मैं देखता हूँ इसी में नेक्स्ट स्लाइड पे जो है इसका उत्तर छुपा हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए, जीर्णोद्धार और नई सड़कों का निर्माण एशिया के लगभग सभी देशों में प्राचीन काल से होता आ रहा है। मतलब जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मरम्मतीकरण करना, मतलब उनको सही से करना, मतलब ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें उसी को जीर्णोद्धार कहते हैं। मतलब कि उसका रिपेयरिंग करना सड़क की, ठीक, उसको जीर्णोद्धार कहते, जीर्णोद्धार। ठीक, तो नई सड़कों का निर्माण हो या फिर उसका नवीनीकरण हो जो है सड़क का, ये भी होता आ रहा है। साथ ही लेकिन 20वीं सदी में मोटर गाड़ी के विकास के बाद सड़कों का रूप रंग बदलने लगा।
आज अनेक प्रकार की सड़कें बनाई गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, प्रांतीय राजमार्ग हो गया और स्थानीय पथ हो गया। एशिया के देशों में सड़क जाल का विस्तार एक जैसा नहीं है। सघन सड़क जाल का विकास जापान में है, मतलब बहुत सघन सड़क जाल है यहाँ पे, जापान में है, भारत में है, चीन और पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में है। एशिया में जो है विश्व की कुल सड़क की लंबाई का मात्र 5% है, जिसका सघनतम रूप जापान में है। जापान सड़क परिवहन में एशिया का सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र माना जाता है, या फिर है भी। ठीक, तो इस प्रकार से सड़क परिवहन पे आप टिप्पणी कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कि म्यांमार की प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पे जो है इसकी प्राकृतिक वनस्पति कैसी है और मिट्टी किस प्रकार से। म्यांमार हमने बताया था इम्पोर्टेंट आपका राज्य है, क्योंकि भारत के नज़दीकी है। तो भारत से अगर नज़दीक जो इधर बगल के राज्य हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहती है एग्जाम में। ठीक, और BA थर्ड ईयर के एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें। ठीक, देखिए प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पे हेडिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी प्राकृतिक वनस्पति। आइए देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या चीजें हैं। उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण अधिकतर ऊंचे क्षेत्र सघन रूप में वनाच्छादित हैं, मतलब वनों के से रिलेटेड है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी वाले सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनको सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक, और उष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कुछ पेड़ 30 मीटर से अधिक ऊंचे मिलते हैं। 30 मीटर मतलब उनकी हाइट होती है पेड़ों की। और बहुमूल्य है वो पेड़। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, 30 मीटर वाले। ठीक, मिट्टी की मैं बात करूं तो मिट्टी पश्चिमी तथा पूर्वी पहाड़ी एवं पठारी भागों में अधिक वर्षा एवं तीव्र ढाल के कारण जो है अपेक्षाकृत जो है अपेक्षालत अथवा अपर्दित अपक्षालित। अपक्षालित मीन्स ये होता है क्या, अपक्षालित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपक्षालित या फिर अपर्दित, तो ये चीज़ें जैसे कि देखिए यहाँ पे जहाँ पे तीव्र ढाल होता है, यहाँ पे पश्चिमी तथा पूर्वी पहाड़ी जो क्षेत्र हैं या पठारी भाग हैं, वहाँ पे जब अधिक वर्षा होती है, जब तीव्र ढाल कोई चीज़ होता है, तो वहाँ से क्या होती हैं, जो मिट्टियाँ होती हैं वो अपर्दित होती रहती हैं। अपर्दित होती रहती हैं, अपक्षलित होती रहती हैं, मतलब बहती रहती हैं कट कर करके। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अपक्षालित या फिर अपर्दित होना। या फिर अपर्दन उनका होता है, फिर वो अपक्षित हो जाती हैं। अपक्षय मीन्स होता है जब वहाँ पे किसी मान लिया पठार में लगी हैं, तो पठार से अगर पठारों के जो चट्टानें हैं उनका जो है ख़त्म हो रही हैं, वो पानी के माध्यम से बह रही हैं, या फिर जो है उनका क्या हो रहा है, उनका अपर्दन हो रहा है, मतलब जब टूट टूट करके वो पानी के द्वारा टूट रही हैं, तो उस टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय बोला जाता है। और मतलब इसका क्षय हो गया। अगर मैं बात करूं अगर पानी के द्वारा उस कण को यानी उन मिट्टियों को अगर बहा करके कहीं अलग ले जाया जा रहा है, तो वही प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। और जहाँ पर पे उन मलबों को यानी जो उन मिट्टियों को छोड़ दिया जाता है, उस क्रिया को हम निक्षेपण बोलते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो म्यांमार में जो है पश्चिमी तथा पूर्वी पहाड़ी एवं पठारी भागों में अधिक वर्षा एवं तीव्र ढाल के कारण अपक्षालित तथा अपर्दित छिछली अनउर्वर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, सान पठार के चूना पत्थर वाले भाग में भी अनउर्वर लाल मिट्टी पाई जाती है। उर्वर जलोढ़ मिट्टी नदी घाटियों में मिलती है। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में बात करूं तो अनउर्वर मिट्टी मिलती है, मतलब जहाँ पे उर्वरक शक्ति मिट्टी में कम होती है, मिट्टी में उर्वरक शक्ति नहीं होती है। लेकिन नदियों के जो है द्वारा जो निक्षेप होते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें कृषि योग्य भूमि भी शामिल होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका है मित्रों 23 नंबर की म्यांमार की कृषि पर प्रकाश डालिए। तो म्यांमार की कृषि पर प्रकाश डालना है हमको। देखिए, म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशिया का सर्वप्रमुख चावल निर्यातक देश है, मतलब चावल बेचने वाला देश है। इसका उत्पादन पहले शुष्क घाटी क्षेत्रों में ही सीमित था, जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक था। वर्षा कम होने के कारण यहाँ वनस्पति साफ करने में भी आसानी थी। वर्षा की कमी सिंचाई द्वारा पूरी कर ली जाती थी। माईतंगी सहित भिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था थी, अतः माईतंगी घाटी म्यांमार का चावल गोदाम कहलाती थी। ब्रिटिश काल में डेल्टा क्षेत्र में
धान की खेती को प्रोत्साहन मिला। जहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे धान की खेती डेल्टा यही होता है। जहाँ पे नदियों का मुहाना होता है, नदियाँ बुढ़ी हो जाती हैं, मतलब नदियों को जब किसी समुद्र या महासागर में गिरना होता है, फिर लंबी दूरी तय करके आती हैं। नदियाँ एक प्रकार से बोल सकते हो थक जाती हैं, जिससे कई धाराओं में धीरे धीरे विभक्त होती चली जाती हैं और इस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर लेती हैं। वही नदी कहीं पे एक रेखा में बहती आ रही थी, लेकिन वही नदी कई रेखाओं में बढ़ जाती, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। और इस प्रक्रिया जब ऐसी प्रक्रिया जब होने लगती है तो उसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है, उसी स्थलाकृति को हम डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नदियों का जाल हो जाता है, और ध्यान रखेंगे दो नदियों के बीच को क्षेत्र को दोआब कहते हैं। लेकिन जहाँ पे कई धाराएं विभक्त होती हैं, उनके बीच में जो सारे सारे अब बहुत सारे दोआब हो गए। इन दोनों धाराओं के बीच में दोआब, इन दोनों धाराओं के बीच में दोआब, इन दोनों धाराओं के बीच में दोआब, इन दोनों धाराओं के बीच में दोआब क्षेत्र हो गया। और दोआब क्षेत्र में बहुत अधिक उपजाऊ चीज़ें होती हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा जो अपरदित पदार्थ होते हैं वो ला करके यहीं पे निक्षेपण करते हैं। क्योंकि जब नदियाँ आती हैं तो क्यों, जैसे बहुत दूर से आई, तो जब तक जो है नदियों में वेग था, तो जो है मलबे जो आते थे, उन मलबों को लाया करती हैं बहा करके नदियाँ। तो यहीं पे ला करके, जहाँ पे ला करके आगे निक्षेपित जब करती हैं, तो वहाँ पे एक मतलब एक प्रकार से मलबा जम जाता है। जैसे नदियाँ क्या होती है, धीरे धीरे छोटी छोटी धाराओं में बढ़ती चली जाती हैं। तो उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मलबों में बहुत प्रकार की खादें, वनस्पति वगैरह जो सड़ी गली होती हैं वो भी आती हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और जब जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है तो ये मृदा जो है अधिकतर क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक, तो डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती की जाती थी। यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होने के साथ ही उर्वर जलोढ़ भूमि उपलब्ध जो है थी, तथा पतन के निकट के होने से, पतन मतलब ही मीन्स होता है जो है बंदरगाह। ठीक, तो बंदरगाह के निकट होने के से कारण यहाँ पे निर्यात की अपेक्षा मतलब निर्यात में अधिक सुविधा मिली, निर्यात करने को प्रोत्साहन मिला। ठीक, पत्तन मीन्स पतन नहीं होता, पत्तन होता है। तो पत्तन मीन्स होता है क्या, आपका बंदरगाह। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। थाईलैंड को कितने भौतिक प्रदेशों में या फिर भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? थाईलैंड को दोस्तों 5 जो है भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। आइए देखते हैं 5 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा 5 भौगोलिक भाग हैं। पश्चिमोत्तर पर्वतीय भाग है, पश्चिम में जो है इसमें पश्चिम थाईलैंड में जो है पर्वतीय भाग है। उसके बाद में कोरात का पठार नेक्स्ट है आपका। उसके बाद में मध्यवर्ती मैदान, फिर दक्षिणी थाईलैंड, उसके बाद में फिर दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड है। तो 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमोत्तर पर्वतीय भाग, दूसरा कोरात पठार, तीसरा मध्यवर्ती मैदान, चौथा दक्षिणी थाईलैंड तथा पांचवा है दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। कोरात के पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अगर देखा जाए कोरात के पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी, कोरात पठार कौन सा है, तो इसी का भाग है किसका, तो म्यांमार। हमने बताया था म्यांमार सबसे इम्पोर्टेंट है। तो म्यांमार से देखिए कितने प्रश्न जो है लगातार बन रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है म्यांमार पर फोकस करेंगे, थाईलैंड पर फोकस करेंगे। ठीक, इन सभी देशों पर फोकस करेंगे, इनसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक, देखिए यह एक तस्तरी नुमा सरपट पठार है। कौन, कोरात का पठार। तस्तरी नुमा, तस्तरी मीन्स ये ऐसे, तस्तरी मीन्स जो होता नहीं, एक प्रकार से आप तस्तरी में चाय वगैरह ट्रे जिसको बोलते हो, उसी को तस्तरी बोला जाता है। ठीक, तो उसी के समान सपाट है, सरपट पठार है, जिसका दक्षिणी पश्चिमी भाग ऊंचा है। तो दक्षिण पश्चिम वाला भाग ऊंचा है और एक और जो है पर्वतीय पर्वतीय श्रेणियों के ढाल से मध्यवर्ती मैदान की तरफ है। ठीक, इसका जल प्रवाह नामसी तथा नाममून दो नदियां हैं, इन दोनों के द्वारा मेकांग की ओर है। ठीक, मेकांग क्षेत्र है एक, इसकी ओर है। इसका मध्यवर्ती भाग साधारण ऊंचा नीचा है। ठीक, मतलब कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, मध्यवर्ती भाग इस प्रकार से है। जहाँ बलुआ पत्थर अथवा सेल के सेल नहीं सैल है यहाँ पे। ठीक, जो बलुआ पत्थर या फिर जो सैल है वहाँ की जो मतलब चट्टाने हैं, वो उनके ऊपर जलोढ़ काप या बलुई मिट्टी मिलती है। इस प्रखंड में वर्षा की जो मात्रा है वो कम और तथा अनिश्चित है, क्योंकि दक्षिण की ओर डांग रेख श्रेणी सामुद्रिक हवाओं के मार्ग में बाधक है। तो जो समुद्री हवाएं आती हैं उसको एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी है, डांग रेख, वो समुद्री हवाओं को रोक लेती है। तो समुद्री हवाओं में जो है वो बाधक होती है डांग रेख जो श्रेणी है। ठीक, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा की मैं बात करूँ कि यहाँ पे
तो जो है कोरात के पठार पर। ठीक, तो यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वर्षा का जो वितरण है वो ऋत्विक प्रतिरूप प्रकट करता है। ठीक, नवंबर में मतलब ऋतु के हिसाब से वर्षा होती है। नवंबर से अप्रैल तक शुष्क ऋतु होती है, मतलब ठंडी होती है नवंबर से अप्रैल तक। अतः यहाँ शुष्क मानसूनी वन अथवा सवाना वनस्पति मिलती है। कहाँ पे? कोरात के पठार पर। नेक्स्ट प्रश्न आप हम चर्चा करते हैं थाईलैंड के उद्योग धंधों पर। ठीक, थाईलैंड में धातु खनिजों की कमी से भारी उद्योगों का अभाव है, मतलब धातुएं नहीं अधिकतर कम पाई जाती जो खनिज धातुएं हैं। ठीक, इससे क्या होता है, भारी उद्योगों का यहाँ पे अभाव है। कहाँ पे? थाईलैंड में। यहाँ अधिकांश हल्के उद्योग विकसित हुए हैं, जिसमें आपका चीनी है, सीमेंट है, सूती वस्त्र हैं, ठीक, रेशमी वस्त्र हैं, इसके अलावा कृत्रिम धागों के वस्त्र हैं, ठीक, रबर के टायर, रबर के मामले में थाईलैंड बढ़िया नंबर 1 पे है ही। ठीक, उसके बाद में रसायन चीज़ें हैं, कृत्रिम उर्वर है, मतलब उर्वरक है, पेट्रोलियम है, शोधन उसका, और मोटर उद्योगों का विकास। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ रेशमी वस्त्र बुनने की जो प्राचीन परंपरा रही है। ठीक है, अधिकतर उद्योग परिष्करण से संबंधित है, मतलब जो रेशमी वस्त्र हैं इसको बुनने की जो प्राचीन परंपरा है यहाँ पे, ये भी जो है उल्लेखनीय है उद्योगों में इनके। ठीक, परिष्करण जो है अधिकतर उद्योग परिष्करण से संबंधित है। अधिकतर कारखाने बैंकॉक थोनबरी क्षेत्र में केंद्रित हैं। और परंतु बात की जाए 1960 ईस्वी के पश्चात अन्य नगरों में भी कारखाने स्थापित किए गए हैं यहाँ पे। इनमें एक ट्रैक्टर, एक टायर, एक मोटर कार, एक स्कूटर एवं 2 औषधि निर्माण के कारखाने उल्लेखनीय हैं। ठीक है, किस कहाँ पे? तो ये सारी बातें हो रही थाईलैंड की। ठीक, थाईलैंड में आप देखते होंगे जब जो है साउथ की मूवी देखते हैं तो वहाँ पे हीरो जो होता है अधिकतर थाईलैंड ही जाता है। ठीक, और रबर उद्योग भी प्रमुख है। हाल के वर्षों में विदेशी पूंजी को बढ़ावा देने का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे नए कारखाने स्थापित किए गए हैं यहाँ पे थाईलैंड में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मलेशिया के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो मलेशिया का प्राकृतिक स्वरूप कैसा जान लेते हैं। मलेशिया संघ का निर्माण जो हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंतर्गत मलक्का जल डमरू के पास स्थित पहले का ब्रिटिश उपनिवेश जो है सॉरी तो जो मलेशिया के प्राकृतिक स्वरूप है उसका वर्णन देखते हैं। मलेशिया संघ का जो निर्माण हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंतर्गत मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित पहले का जो ब्रिटिश उपनिवेश है उसमें मलाया, सिंगापुर, सारावाक तथा साबा यानी उत्तरी बोर्निया सम्मिलित हुए। परंतु 1965 ईस्वी में सिंगापुर इस संघ से अलग हो गया था। अब मलेशिया के 2 भूखंड है, पश्चिमी मलेशिया मलाया इसको बोला जाता है, और पूर्वी मलेशिया मंगोलिया तो चीन के जो है रूस के आसपास पड़ता है। ठीक, तो पूर्वी मलेशिया सारावाक एवं साबा क्षेत्र जो है वो। ठीक, सॉरी क्या किया जाए, अब बैकग्राउंड म्यूजिक में तो यही लोग आएंगे ना। चले 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। मलेशिया की जलवायु का वर्णन कीजिए। तो मलेशिया की जलवायु किस प्रकार से, आइए देखते हैं हम। मलेशिया के निम्न अक्षांशों, मतलब जो निम्न अक्षांश है 1 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तर, जो उत्तरी अक्षांश है उसके मध्य स्थित होने के कारण मलेशिया देखिए जो है 1 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपको पता होगा लगभग जो है, ये मान लिया पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो है बीच से 0 डिग्री आती है, और यहीं से ऊपर की ओर जाएंगे हम थोड़ा सा ऊपर, यहीं पे 1 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पाएंगे, मतलब इसके। ठीक, भूमध्य रेखा के आसपास यहीं पे 1 डिग्री के ऊपर जब जाएंगे हम, मतलब 1 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ स्वभावतः भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु यानी विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें वर्ष पर्यंत वर्षा यानी होती है, ऊंचे तापमान मिलते हैं, वर्षा भी लगातार होती रहती है। पेनांग में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिसंबर में, मतलब जहाँ पे जब हम लोगों के पास गर्मी होती है हमारे लोगों के यहाँ, तो वहाँ पे जो है 27 सेंटीग्रेड का ताप रहता है। और अस्पष्टता वार्षिक जो वर्षा है, जो वार्षिक वर्षा यानी वार्षिक ताप वर्षा तो होती है। अगर तापांतर की मैं बात करूं, यानी तापांतर तो 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं है। ठीक, तापांतर तो वार्षिक तापांतर मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री इसी प्रकार से तापांतर होता है, मतलब
तापांतर मीन्स ये होता है मित्रों कि कितना सबसे कम तापमान कब आंका गया, मतलब सबसे कम मान लिया 2 डिग्री तापमान आपा गया, फिर 0 डिग्री तापमान हो गया, सबसे कम 2 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। और सबसे हाईएस्ट आपका हो गया जो है 28 डिग्री, या फिर कितना डिग्री आप जो वो भी बोल सकते हो, तो उसको बोल सकते हैं 28 डिग्री सबसे अधिक हो गया, तो 28 और 2 के बीच में हम घटाएंगे तो देखिए 26, तो 26 डिग्री वार्षिक तापांतर हो गया उस एरिया का। अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ठंडी गर्मी लगातार बनी से मान लिया कभी गर्मियों के महीने में 31 डिग्री तापांतर हो गया, जब गर्मी आती है तो वहाँ पे मान लिया 31 डिग्री का जो है तापमान हो गया। अगर ठंडी आई तो 27 डिग्री का तापमान है, तो वहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री का तापांतर हो जाएगा, वार्षिक तापांतर। तो यही होगा, तो होता है तापांतर, ताप का अंतर। और कौन सा तापांतर है, तो वार्षिक तापांतर, मतलब एक वर्ष का तापांतर। तो एक वर्ष में सबसे ठंडा जो है, मतलब सबसे कम तापमान कब हुआ, कितने डिग्री का, और सबसे ज़्यादा तापमान कब हुआ, तो कितने डिग्री का, उन दोनों को अगर घटा देंगे, मान लिया किसी ठंडे एरिया में कि कोई ऐसी एरिया है, मान लिया मैं यहीं की बात कर बता रहा हूँ, अगर जो है ये किसकी बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ मलेशिया की। तो मलेशिया में मान लेते हैं कि 27 डिग्री है वो दिसंबर में होता है, तो 27 डिग्री जो है तापमान मान लिया यहाँ पे होता है 27 डिग्री। और गर्मियों की, ये ठंडी की मैं बात करूँ, मान लिया ठंडी में इस तरीके का दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर में इतना है। अगर गर्मियों के जब अपने यहाँ जो है जून वगैरह चलते हैं, ठीक, जून के आसपास जो है गर्मी अधिक होती है, और जून में, या फिर आप मान सकते हो, हाँ जून ही मान सकते हो, तो जून में आपका, या फिर मई मई के आसपास जो है, ठीक, जो है अधिक गर्मी पड़ती है। तो मई में आपको मान लिया कि 30 डिग्री का जो है तापमान यहाँ पे है, औसत तापमान की बात करें तो 30 डिग्री का तापमान सबसे ज़्यादा, औसत तापमान नहीं, सबसे ज़्यादा मान लिया 30 डिग्री आका गया, और सबसे कम जो है ये आका गया, ये माइनस नहीं है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कितना है, 3 डिग्री, 27 में से 27, तो 30 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। यही 3 डिग्री सेल्सियस मतलब तापांतर हो जाएगा उस एरिया का एक वर्ष का, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। वर्षा भी सर्वत्र 200 या से 250 सेंटीमीटर तक होती है, अधिक होती है इन सभी से। वर्षा पर मौसमी प्रभाव दिखाई देता है। दक्षिणी पश्चिमी वायुधारा की अपेक्षा उत्तरी पूर्वी वायुधारा से यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी वायुधारा का जोर सुमात्रा के निकट रहने से कम हो जाता है। पूर्वी तट पर समुद्री तूफानों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे जो है वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी वायुधारा की अपेक्षा उत्तरी पूर्वी वायुधारा से अधिक होती है, क्योंकि यहाँ से भूमध्यसागरीय जलवायु का जो चीज़ें आती है वो यहाँ पे वर्षा करवाती है। और जो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एरिया से जा रही थी, यानी दक्षिणी पश्चिमी वायुधारा जो जा रही थी, जो भारत के आसपास से निकल रही थी, वो धाराएं क्या होती है, भारत वगैरह में वर्षा करवा करके फिर और नीचे तक वर्षा करवा करके यहीं तक सीमित हो जाती है, और इधर वाली जो है वो नज़दीक पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, तो जिसको बोल सकते हो आप, जो है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी वायुधारा के कारण। अगला है नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया के खनिज संसाधन पर टिप्पणी कीजिए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था, हमने बताया था इंडोनेशिया भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न पूछा गया इससे। इंडोनेशिया प्राकृतिक रूप से संसाधन संपन्न देश है दोस्तों, परंतु इसकी संसाधन संपन्नता में अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नता है, मतलब अलग अलग प्रदेशों में निम्न प्रकार के खनिज संपदा पाई जाती है। खनिज संसाधन में भी यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की अपेक्षा संपन्न है। ये एशिया का एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक देश है। सीमित मात्रा में कोयला भी यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पर टिन के निक्षेप उल्लेखनीय है, मतलब यहाँ पे टिन के निक्षेप भी है। बॉक्साइट एवं निम्न कोटि का लोहा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तांबा, निकेल, जस्ता, ठीक। उसके बाद में सीसा, मैग्नीज, फास्फेट, गंधक तथा सोना चांदी भी न्यून अधिक मात्रा में उपलब्ध है, मतलब कम भी हैं, कहीं पे ज़्यादा भी हैं, मतलब हैं अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक है। टिन सुमात्रा एवं निकटवर्ती द्वीपों के प्राचीन भूखंडों से प्राप्त होता है, जो विश्व का 26.6% है। पेट्रोलियम जावा, सुमात्रा, कालीमंटम द्वीपों एवं पश्चिमी इरियन के कई स्थलों पर प्राप्त होता है। अधिकांश उत्पादन जो है सुझारू में होता है, सुझारू स्थान है एक, वहाँ पे होता है अत्यधिक उत्पादन इन सभी का। कहाँ, किसका, पेट्रोलियम का, ठीक। सोना सुमात्रा तथा सेलीबीज में एवं निकेल की मैं बात करूँ तो पूर्वी द्वीपों में प्राप्त होता है। लोहा जावा द्वीप के आसपास होता है, और सेलीबीज और बॉक्साइट जो है वो सुमात्रा द्वीप के आसपास उपलब्ध होता है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या था,
इस प्रकार से इंडोनेशिया में खनिज संपदा का यानी खनिज संसाधन का वितरण था, खनिज संसाधन का पर टिप्पणी एक थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया की कृषि का वर्णन कीजिए। तो कृषि के वर्णन में हम बता सकते हैं आपको, संपूर्ण इंडोनेशिया में यानी इंडोनेशिया में 10% के कम क्षेत्रफल कृषि की जाती है। मतलब 10% क्षेत्र, मतलब अगर 100 बीघे वहाँ पे ज़मीन है मान लिया कुल मिलाकर के, तो वहाँ उनमें से 10 बीघे पर ही क्या होती है, कृषि होती है। परंतु 60% जनसंख्या कृषि एवं मत्स्य उत्पादन में लगी हुई है। 10% भूमि पर कृषि की जाती है, लेकिन 60% लोग ऐसे हैं जो कि मत्स्य पालन एवं कृषि करते हैं। मत्स्य पालन यानी पशुपालन, सभी को भी कृषि कहा जाता है। कृषि अकेले नहीं कि खेती करने को केवल कृषि नहीं कहा जाता, खेती करने को केवल कृषि नहीं कहा जाता, जो है आप जो है पशुपालन करें उसको भी कृषि कहा जाता है, मत्स्य पालन हो गया, इन सभी को मतलब कृषि करना ही बोला जाता है। ठीक, तो 60% लोग ऐसे हैं जो कि कृषि करते हैं एवं एवं मत्स्य उत्पादन में बिजी हैं। यहाँ कृषि के दो स्वरूप हैं, छोटी जोतों पर किसानों द्वारा अन्नोत्पादन तथा, मतलब जैसे जो छोटे किसान उनके पास 2 बीघे जमीन है तो केवल अपने उत्पादन के लिए, अन्न उत्पादन के लिए जो है खेती करते हैं ताकि उनकी जीविका चल सके। ठीक, और बड़े फार्मों पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन, जो बड़े किसान हैं वो जो है व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो छोटे किसान ही हैं, जो किन किन का उपयोग, मतलब क्या क्या चीज़ें बोते हैं, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, शकरकंद हो गया एवं अन्य जो खाद्य फसल हैं उनकी पैदावार वो ज़्यादा करते हैं। धान वहाँ की प्रमुख फसल है, जो कुल कृषिगत भूमि के 2/3 से अधिक भाग पर उत्पन्न किया जाता है। जितनी जितनी भी जो भूमि है कृषि योग्य है उसके 2/3, मान लिया अगर जो है 2/3 मान लिया, जैसे 21 है, ठीक, 21% भूमि ऐसी है या फिर 21 बीघे भूमि ऐसी है कि जो कृषि योग्य है, तो उसका 2/3 होगा 3 एकम 3, 3 सते 21, ठीक, और 7 दूनी 14, तो 21 में से 14 चीज़ें ऐसी होगी, मतलब 14 बीघे भूमि पर 21 बीघे में से जो है क्या बोया जाता है, वहाँ पे हमने क्या बताया अभी तक कि 2/3 भूमि पर जो है वहाँ पे अधिकतर प्रमुख फसल जो है, जो प्रमुख फसल है वो कुल कृषिगत भूमि के 2/3 भाग से उत्पन्न कर ली जाती है। प्रमुख फसल में जैसे कि हो गया, प्रमुख फसल में आपका ही धान, मक्का, शकरकंद और अन्य खाद्य फसलें, यही हैं क्या, जो है प्रमुख फसलें। तो इनका उत्पादन 14 मतलब परसेंट में, मतलब 21 के हिसाब से देखा जाए 21 बीघे पाई जाती है, तो इनमें से 14 जो हैं 14 पे यही होता है 2/3 भाग पर। ठीक, दूसरा स्थान मक्का का है। चावल का उत्पादन अधिक होने पर भी इंडोनेशिया चावल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ पे चावल का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन इतना चावल नहीं होता जिससे यहाँ के लोगों का पेट भर सके, यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में चावल का उत्पादन हो सके। इसकी कमी को पूरा करने के लिए अन्य फसलें हैं, जैसे कि कसावा, मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। बागायती फसलों में जैसे गन्ना हो गया, चाय है, कहवा है, नारियल है, तंबाकू, रबर इत्यादि और मसाले भी यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें उल्लेखनीय हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपका जो है 15 प्रश्न लगभग जो है समाप्त होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, नई ऊर्जा, नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप जो है खुश रहिए, आनंदित रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।